करेंगे 2018 के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 2019 के क्वेश्चन उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इन द डिजिटल एरा देयर इज़ ए फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन। ऑप्शन थे हमारे पास पैसिव अडेप्टेशन, क्विक अडेप्टेशन, सिमुलेशंस, ओवर स्टिमुलेशंस। राइट आंसर तो है हमारा ओवर स्टिमुलेशन। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये चारों के ऑप्शन क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर ना अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखा करो। कोशिश रहती है कि ईजी नोट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं। ओवर सिमुलेशन क्या होता है। ओवर सिमुलेशन होता है मीन्स योर ब्रेन फील ओवरलोड बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड मोर सेंसरी इमोशनल मेंटल इनपुट दैन इट कैन कंफर्टेबली प्रोसेस। जैसे मान लो ओवर सिमुलेशन होता है जब ब्रेन क्या करता है, फील कर लेता है हमारा ओवरलोड। ठीक है, जब हम कोई काम लगातार कर रहे हैं तो ओवरलोड जब हम फील करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर स्टिमुलेशन। जैसे एग्जांपल है, स्टडिंग फॉर 6 to 8 hours continuously without break leading to poor concentrations लीडिंग टू पुअर कंसंट्रेशंस एंड मेंटल फेटिग। ठीक है, तो अगर हम लगातार मतलब कि बिना रुके स्टडी कर रहे हैं तो फिर वही है कि हमारा वो हो जाएगा, हम ओवरलोड हो जाएगा, फिर पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, मेंटल फेटिग हो जाएगा। मतलब कि लगातार हम अगर किसी चीज़ को बिना रुके कर रहे हैं, जब ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड से याद रखना ओवर स्टिमुलेशन। और जैसे एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल है, वर्किंग और स्टडिंग इन ए नॉइजी इन्वायरमेंट वेयर कंस्टेंट साउंड मेक इट डिफ़िकल्टी टू थिंक क्लियरली। कि जब मान लो कोई काम करना है, स्टडी करनी है और इन्वायरमेंट काफ़ी नॉइजी हो रहा है, हमारे पास काफ़ी सोर्स रहा है, लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो और हमें डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ भी सोचने में क्लियरली, तो उस समय होता है हमारा ओवर स्टिमुलेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल इसीलिए देती हूँ, एग्जांपल से हमारा सिंपली कि जब हम कोई भी डेली लाइफ का एग्जांपल अपने माइंड में उतारते हैं ना तो वो हमारा क्लियर रह जाता है। तो हमारी डेफिनेशन हमारे माइंड में हमेशा क्लियर रहती है। अब देखते हैं कि पॉजिटिव अडेप्टेशन क्या होती है और एक्टिव अडेप्टेशन क्या होती है। एक्टिव अडेप्टेशन इसमें ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने साथ में करा दिया कि सॉरी पॉजिटिव करी। पैसिव अडेप्टेशन और एक्टिव अडेप्टेशन। पैसिव अडेप्टेशन क्या होती है कि एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट बाय एक्सेप्टिंग इट रेदर देन ट्राइंग टू चेंज इट। कि जब हम किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं बिना कुछ उसमें चेंज करें। ठीक है, कोई भी हमें चेंज हम उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, वो होता है पैसिव अडेप्टेशन। जैसे एग्जांपल है कि एन एम्प्लॉय फॉलो न्यू ऑफिस रूल विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। कि कोई भी एम्प्लॉय जब जॉब करता है किसी ऑफिस में तो वो कोई रूल चेंज नहीं करता, सिंपली उसमें एडजस्ट हो जाता है जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं। और एक्टिव अडेप्टेशन में क्या आएगा, पैसिव में तो वही होता है, पैसिव से याद रखो, पैसिव में क्या होता है जहाँ हम कुछ बोलते नहीं, पैसिव रहते हैं। ठीक है, जहाँ हम कुछ चेंज नहीं करना। एक्टिव में क्या होगा, जहाँ हम एक्टिव रहेंगे। मान लो द इंडिविजुअल ट्राइज टू चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड। कि जहाँ पर वो कोशिश करेगा कि हाँ मैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकूँ। मान लो एक स्टूडेंट आस्क द टीचर टू रिड्यूस क्लासरूम नॉइज टू सो एवरीवन कैन कंसंट्रेट। कि एक मान लो एक बच्चा का अगर कहे बच्चे टीचर को, वो मान लो उसको शोर शराबा हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहेगा टीचर को भी कहाँ कि कंट्रोल करें क्लासरूम पे, जो रिड्यूस करें। ठीक है, कि ताकि हर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सके, पढ़ सके। तो जो चेंज करना चाहे वो होता है कि जब हम कुछ चेंज करके अडेप्टेशन कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, और जो बिना चेंज करे हम उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो होता है पैसिव अडेप्टेशन। और एक होता है क्विक अडेप्टेशन सॉरी, एबिलिटी टू एडजस्ट रेपिडेटली टू न्यू सिचुएशंस इन्वायरमेंट और चेंज। जब वो योग्यता मतलब कि एकदम से किसी नई चीज़ में या नई कोई हमारे सामने स्थिति या सिचुएशन आ रही है तो इन्वायरमेंट में हम क्या उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो एक टीचर इमीडिएटली चेंज द लेसन प्लान व्हेन द प्रोजेक्ट स्टॉप वर्किंग। मान लो टीचर को पढ़ाना तो प्रोजेक्ट में था, लेकिन एकदम से अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया, काम करना छोड़ दिया, तो वो एकदम से चेंज कर लेगा उसी समय कि हाँ चलो ये टॉपिक उठाते हैं, आज हम इस बारे में पढ़ लेंगे। वो होता है कि जब एकदम से हम एकदम से हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं और फिर उसमें एडजस्ट हो रहे हैं, हमें टाइम नहीं लगा। ठीक है, मान लो हमारी कार ख़राब हो गई तो हम एकदम से क्या करेंगे, हम बस स्टॉप पे हम बस ले लेंगे। कि वहाँ जब एकदम से हम किसी चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, एकदम दूसरी चीज़ में एडजस्ट हो रहे हैं, वो होता है क्विक अडेप्टेशन।
पैसिव होता है जहाँ हम बिना किसी कुछ भी हम बोल नहीं रहे, कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, सिर्फ हम उसमें जैसा है वो माहौल उसमें ही एडजस्ट हो रहे हैं। एक्टिव होता है जब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। क्विक होता है जब एकदम से हम चेंज कर लेते हैं और उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देख लेते हैं हम कि स्टिमुलेशन क्या होता है। जो उसमें ऑप्शन था, इज़ एन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ओवर स्टिमुलेशन का हमने पढ़ लिया है, जब ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। योर स्टिमुलेशन क्या होता है वैसे, इज़ एन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दैट प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स और इंक्रीज मेंटल, इमोशनल, फिजिकली और सेंसरी एक्टिविटी। यानी कि जैसे मान लो ए रीडिंग ए न्यू बुक स्टिमुलेट्स योर थिंकिंग। मान ले आप कुछ नया पढ़ना चाह रहे हो, आपका दिल कर रहा है मैं नई बुक खरीदूँ, तो वो आपका स्टिमुलेशन है, ठीक है। जो भी हमारा इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे मेंटल, इमोशनली, फिजिकली, सेंसरी, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। आज और टाइप्स होते हैं स्टिमुलेशन के। पहला है सेंसरी स्टिमुलेशन, जिसमें आएगा लाइट, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट। मान लो कुछ हमारा नया खाने को दिल कर रहा है, टेस्ट लेने को, कोई हमारा नया म्यूजिक सुनने को दिल कर रहा है, वो हमारा स्टिमुलेशन है। कुछ हम, ठीक है, कोई हम कैसी कुछ भी हम लाइट में, स्मेल, टच, कुछ भी हमारा करने को दिल कर रहा है, तो वो होता है सेंसरी, जहाँ हम सेंस का यूज़ करके स्टिमुलेशन करें, ठीक है। मेंटल आ जाएगा, कोग्निटिव, जो भी दिमाग से जो भी बौद्धिक काम होंगे उसमें आ जाएगा हमारा। तो मेंटल कोग्निटिव स्टिमुलेशन में क्या आ जाएगा, जो भी जैसे हम सोल्विंग पजल्स, रीडिंग करते हैं, लर्निंग या न्यू कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करते हैं, ठीक है, कोई भी लर्निंग करें न्यू कॉन्सेप्ट, वो आ जाएगा मेंटल इसमें स्टिमुलेशन में। थर्ड है इमोशनल स्टिमुलेशन। इसमें आ जाएगा जो भी हम, जैसे कोई हमारी प्रेज़ करता है, हमारी प्रशंसा करता है, या हम वॉचिंग करते हैं, इमोशनल मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा जो भी हमारे इमोशनल से जुड़ी होगा, वो स्टिमुलेशन होगा। फिजिकल स्टिमुलेशन हो जाएगा जो भी हम एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, हमारा कुछ भी करने को दिल कर रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो होता है फिजिकल स्टिमुलेशन। तो इसके टाइप्स हैं। तो इसमें ये होता है कि जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ हमारे, आप देखोगे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चल जाता है कि जिसको यूजीसी जिसमें से क्वेश्चन उन्हीं में से घुमा घुमा के हमेशा बनाती है, ठीक है, ज़्यादातर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है तो वो क्या लीड करेगी, अगर कोई कम्युनिकेशन क्लासरूम में हो रही है नेगेटिव क्रिटिसिज्म की, तो वो क्या करेगी। तो हमारे पास ऑप्शन थे, एक्सटर्नल सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन, या स्पोर्टिव लिसनिंग, या कॉम्बिनेशन एम्पैथी। तो राइट आंसर तो हमारा है जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन। नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, मान लो अगर हम किसी बच्चे की, कोई मान लो कोई बच्चा है उस पर से गलती हो गई, लेकिन टीचर क्या कर रहा है, उसको सबके सामने उसका मजाक बना रहा है, उसको बहुत गलत तरीके से डांट रहा है, ठीक है, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन जो हुई है क्लासरूम में, तो वो बच्चे को क्या लीड करेगी, उसको मतलब कि डीमोटिवेट करेगी, वो डिफेंसिव महसूस करेगा कि वो गलत वे में जाएगा, ठीक है। तो वो है ये इसका मतलब। तो इसका आंसर तो हमारे पास ये है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। मीन्स पॉइंटिंग आउट द स्टूडेंट मिस्टेक इन ए हार्श, डिस्कर्जिंग और इंसल्टिंग वे इंस्टेड ऑफ गिविंग हेल्पफुल फीडबैक। कि एक हेल्पफुल फीडबैक देने की बजाय उसको गलत तरीके से उसको इंसल्ट करना, गलत तरीके से उस पर कोई टोंट मारना, हमेशा उसको मतलब कि एक नीचा महसूस करवाना बच्चे को, तो वो होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब कि बच्चा क्या है, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा, ठीक है, और रिड्यूस करेगा वो क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो वो सब इसमें बच्चे में वो आ जाएगा, ठीक है। बच्चे में लगा लो, चाहे आप घर पे लगा लो, किसी भी, अगर हम ज़्यादातर कोई गलती है अगर हम उसको समझदारी से सॉल्व करें तो हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी को बार बार उस गलती का एहसास करा रहे हैं, बार बार उसको कोई ताना दे रहे हैं, बार बार उसको नीचे दिखा रहे हैं, तो वो गलत वे में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो फिर है कि जस्टिफिकेशन होता है कि स्टूडेंट में स्टार्ट डिफेंडिंग और जस्टिफाई देयर मिस्टेक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्न। तो वो क्या करना शुरू करेगा, मान लो क्लास में बच्चे को टीचर गलत तरीके से उसको कहा, उसको कुछ भी गलत बोला, तो वो आगे से क्या करेगा, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देगा, आज ऐसा हुआ था, मैंने इसलिए नहीं काम किया, ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो वहाँ अपनी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देगा।
जैसे एग्जांपल है कि आई कुड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट बिकॉज आई हैड नो टाइम, वो कहेगा मेरे पास समय नहीं था, मुझे वहाँ जाना पड़ गया, तो मैं इसलिए असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा स्टडी से, वो दूर होता चला जाएगा। डिफेंसिवनेस, द स्टूडेंट फील अटैक्ड एंड बिकम डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग फीडबैक। इट इज़ नॉट माई, तो वो क्या करेगा, कोई फीडबैक को मतलब कि एक्सेप्ट करने के बजाय वो क्या करेगा, हमेशा डिफेंसिव मोड में, कि वो खुद को बचाव करना कोशिश करेगा। मान लो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट एवरीवन एल्स मेड द सेम मिस्टेक, कि वो कहेगा किसी मेरी गलती नहीं है, सब ने ये काम किया, तो वो क्या खुद को डिफेंसिवनेस करने के लिए कोशिश करेगा, डिफेंसिव, ठीक है, तो वो होता है। और थर्ड है हमारे पास जैसे डीमोटिवेशन हमारा पॉइंट था, तो वो है कि जब हार्श क्रिटिसिज्म लोअर द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, तो वो क्या है कि जब बच्चे को हम गलत तरीके से कुछ भी क्रिटिसिज्म उसकी आलोचना कर रहे हैं, अब आप ये लगा लो, अब जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच होती है, आपको इस तरीके से नोट्स अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ना देखो, लेकिन अगर गलत तरीके से उस पर कमेंट करेंगे, कोई मेहनत कर रहा है, आप उस तो उससे क्या होगा, डिमोटिवेट। मैं नहीं, कोई भी अगर कुछ प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसको छोड़ दो, लेकिन ये ना करो ना कि उसको पास गलत कमेंट करो, गलत बातें करो, जिससे वो डिमोटिवेट करे, ठीक है। सब अपनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो वह होता है कि अगर डिमोटिवेट करेंगे तो वो क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो ये आफ्टर बीइंग पब्लिकली क्रिटिसाइज द स्टूडेंट स्टॉप आंसरिंग क्वेश्चन इन क्लास, तो वही है कि वो क्रिटिसाइज हुआ तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होती है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, और हमें ये कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान जब कोई ताना मारता है उससे, तो उसी से डीमोटिवेट होता है। मैं हमेशा यही कहूँगी कि हाँ, हमेशा अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो उसे नीचा मत गिराओ कभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील होता है, कोई मेहनत करता है अपने तरीके से करता है, तो अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ दो, ठीक है, बट डीमोटिवेट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द rhetorical approach in classroom, rhetorical approach in classroom communication considered teacher agent of a student, कि जब जो रिटोरिकल अप्रोच होती है वो क्लासरूम में कम्युनिकेशन, तो उस समय जो टीचर होता है वो क्या एजेंट, किस कैसा मतलब क्या वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, मतलब इन्फ्लुएंसर है या नॉन ऑफिशियल है, एकेडमिक या ऑफिशियल, तो राइट आंसर तो है इसका इन्फ्लुएंसिंग। अब इसका समझते हैं हम रिटोरिकल अप्रोच होता क्या है। रिटोरिकल अप्रोच क्या होता है कि इज़ द यूज टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेक्निक टू प्रेस्यूम और इन्फ्लुएंस पीपल थॉट, बिलीफ, एटीट्यूड एंड एक्शन। वो होती है कि जिस लैंग्वेज या कम्युनिकेशन टेक्निक से हम दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि ठीक है, अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से, तो वो होता है रिटोरिकल अप्रोच। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हमने इसका एग्जांपल दिया इन्फ्लुएंस, क्यों बना वहाँ पर टीचर, इन्फ्लुएंस के रूप में उसने क्यों काम किया। मान लो एक टीचर है, ए टीचर explain the importance of regular study of giving logical reasoning, sharing inspiring stories and speaking confidently to motivate student. This is a rhetorical approach, कि बच्चे को वो क्या कर रही है कि वो इंस्पायरिंग स्टोरीज बता रही है, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस करने के लिए, उनके मतलब इनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है। मतलब वो कोई भी स्टडी करा रही है रेगुलर, लेकिन वो क्या करती है साथ में इंस्पायरिंग स्टोरी वगैरह भी शेयर करती है, तो वो होता है रिटोरिकल अप्रोच, हम कह सकते हैं रिटोरिकल, हम स्पीच कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा कि रिटोरिकल जो अप्रोच होती है वो एक इन्फ्लुएंस का काम करती है, ठीक है, जो एक इन्फ्लुएंस करती है, दूसरे को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड, कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या मानी जाएगी, फॉर्मल, कल्चर फ्री, इनफॉर्मल, प्रिसाइज। तो राइट आंसर तो होगा इनफॉर्मल। क्यों मानी जाती है इनफॉर्मल ये, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑफन कंसिडर्ड एन इनफॉर्मल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कन्वे मैसेज, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैसेज कैसे कन्वे करते हैं हम, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्टर्स हो गए, आई कॉन्टैक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया एंड स्माइल्स, ठीक है, तो इन सब की वजह से इसको बोला जाता है इनफॉर्मल, जहाँ पर हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब कि इनफॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं, दूर से इशारे कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम इशारा कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से किसी को कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कुछ भी, लेकिन कई जगह पर ये फॉर्मल हो जाती है। क्यों होती है, जहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी फॉर्मल मानी जाती है वही चीज़। क्यों मानी जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज्ड इंटेंसली इन फॉर्मल सेटिंग
इनफॉर्मल सेटिंग सच एज जैसे ऑफिशियल हैंड सिग्नल्स हो गए, जब कोई भी ऑफिशियल हैंड सिग्नल्स होते हैं, मान लो जैसे मिलिट्री सैल्यूट होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया, साइन लैंग्वेजेस हो गई, तो ये मानी जाएंगी फॉर्मल में, ठीक है, ये फॉर्मल होंगे। तो ये ध्यान रखना, इनफॉर्मल में आता है जो भी हम साइन गेस्चर्स कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, आई कांटेक्ट के साथ हम किसी को इशारा कर रहे हैं, वो सब आता है हमारा इनफॉर्मल में, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम जिसको, वो इनफॉर्मल में आता है नॉन वर्बल। तो लेकिन जहाँ पर जैसे हम मिलिट्री सैल्यूट होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स होती हैं, साइन लैंग्वेजेस होती हैं, ये मानी जाती हैं फॉर्मल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, कि जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो कैसे मेज़र की जाती है प्रिंटर की, डॉट्स पर सेंटीमीटर, या डॉट्स पर इंच, या डॉट्स पर mm, या डिजिट पर इंच। तो डॉट्स पर इंच से मानी जाती है, मेजर की जाती है। कैसे? DPI dots per inch in many ink or tone dots can place in 1 inch. A higher DPI means sharper, clear and more detailed print, कि जितनी ज़्यादा हायर डॉट्स पर इंच होगा, मतलब कि जैसे उनके हायर होगी जो क्वालिटी, तो उतनी ज़्यादा वो क्लियर शार्पनर मानी जाएगी। मान जैसे एग्जांपल है 300 DPI है तो बेसिक क्वालिटी मानी जाती है, 600 DPI है तो गुड क्वालिटी मानी जाती है, 1200 DPI है तो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मानी जाती है। और इन पे कंप्लीट नोट्स आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं वो बना दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है अगर मैं एक ही कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, तो इससे मैं क्लियर करा देती हूँ बस आपको। क्वेश्चन 16 है, डिनोट्स एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कि जो एरर आता है कंप्यूटर प्रोग्राम को उसमें हम क्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन है हमारे पास बग, वायरस, स्पैम, BIT बिट। तो ऑप्शन तो हमारा आंसर है ए, बग कहते हैं उसको। बग क्या होता है? एन एरर और फ्लो इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोज इट टू बिहेव इनकरेक्टली और अनएक्सेप्टेड रिजल्ट, यानी कि सिंपल, नीचे में सिंपल डेफिनेशन लिखी है, ए मिस्टेक और एरर, कोई गलती और कोई ऐसा एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम में दैट कोज इट वर्क इनकरेक्टली, जिसकी वजह से वो काम इनकरेक्ट हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, वो होता है बग, ठीक है, उसको बोलते हैं बग। तो सपोज करो कि एक कैलकुलेटर प्रोग्राम इज़ रिटन टू ऐड 2 नंबर्स, कि ठीक है 2 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, इनपुट है हमारा 5+3, तो हम क्या यही एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, आउटपुट क्या आएगा कि 8 आएगा, लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या आया 9, तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, बग हो रहा है, कुछ ना कुछ इनकरेक्ट हो रहा है, तो वो होता है बग, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस वो होता है ए मेलिक्यूस प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड कैन डैमेज फाइल और स्प्रेड टू अदर सिस्टम, की जो फाइल्स को डैमेज कर सकती है और दूसरे अदर सिस्टम को में भी फैल जाता है, वो होता है वायरस। स्पैम होता है जो अनवांटेड या अनसोलिक्टेड मैसेज आते हैं सेंड इन ए लार्ज नंबर, यूजुअली फॉर एडवर्टाइज स्कैम्स के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो फेक SMS मैसेज और आस्किंग यू क्लेम ए प्राइज, जैसे आते रहते हैं ना कि हाँ आपको SMS आ रहा है कि हाँ आपको इतने प्राइस मिला है, आप इतने पैसे जीते हैं, ये सब आते हैं स्पैम के अंडर। या कोई भी अपनी एडवर्टीजमेंट भी करता है, उन सब ये सब स्पैम में आता है, जो अनवांटेड या अनसोलिक्टेड मैसेज हैं जो कि लार्ज नंबर या हम कह सकते हैं एडवर्टाइज के में जो भेजे जाते हैं वो होते हैं स्पैम। और नेक्स्ट रहता है इसमें बिट है, जैसे द स्मॉलेस्ट बिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है डाटा, कंप्यूटर के डाटा में रिप्रेजेंट इन, जैसे अगर हम देखें तो रिप्रेजेंट करती है 0 और 1 को, ठीक है। बिट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ डाटा 0 और 1। तो आगे मैंने इसको लिख दिया जो जो इसमें आती हैं यूनिट में। निब्बर होती है 4 बिट, 4 बिट के इक्वल। बाइट होती है 8 बिट। किलोबाइट KB 1024 बाइट्स के इक्वल। मेगाबाइट आ गया फिर 1024 KB। गीगाबाइट आ गया 1024 MB। टेराबाइट आ गया 1024 GB। पेटाबाइट आ गया 1024 TB। एक्साबाइट आ गया 1024 PB। जेटाबाइट आ गया 1024 एक्साबाइट। और योटाबाइट आ गया YB 1024 जेटाबाइट। तो ये थी बिट्स की कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी है बिट, और ये है यूनिट्स और डाटा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सूट, जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स सूट करता है तो वो कौन सा है इनमें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या केरला। तो राइट आंसर है केरला।
देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो मेनली वो कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज फॉर्मली इनग्रेटेड ऑन 28 दिसंबर 1953 बाय हुम एमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा? श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मिसेस इंदिरा गांधी या डॉक्टर एस राधाकृष्ण। हमारे पास ऑप्शन थे, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जो द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज फॉर्मली इनिग्रेटेड ऑन दिसंबर 1953 में हुई थी वाई अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। हु वॉज द इंडिया, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1945 में तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज फर्स्ट प्रपोज हुई थी। फिर 1953 में यूजीसी वॉज फॉर्मली इनिग्रेटेड बाय अबुल कलाम आज़ाद द्वारा करवाई गई। 1956 में द यूजीसी एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा पास हुई, गिविंग यूजीसी स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डिवेल्प विद द मिनिमम कॉस्ट। जो मिनिमम सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पे जो रिन्यूएबल पावर बनती है तो वो कौन सी है? विंड मिल या टाइडल पावर या बायोमास पावर या जियोथर्मल एनर्जी। तो राइट आंसर तो हमारा बायोमास पावर। तो एक्सप्लेनेशन है कि बायोमास डिवेल्प विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ बायोमास की जगह सोलर एनर्जी आता है तो सोलर एनर्जी सबसे मैंने लिख कर रखा है। जैसे बायोमास होता है सबसे मिनिमम जो कॉस्ट आती है, उसके बाद आती है सोलर पे, उसके बाद विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो पावर, फिर जो जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है आगे बायोमास ना हो तो सोलर एनर्जी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे मिनिमम आता है बायोमास पे, फिर सोलर एनर्जी पे खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए स्मॉल टेक्स्ट स्टोर ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? कुकी, रिपोर्ट, लॉग या हिस्ट्री। तो राइट आंसर तो है हमारा कुकी। तो कुकी क्या होता है? एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय वेबसाइट ऑन यूजर्स ब्राउज़र, की एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो स्टोर की जाती है यूजर्स ब्राउज़र में और डिवाइसेस टू रिमेंबर यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड प्रेफरेंस के लिए, कि याद रखने के लिए यूज़र की इन्फॉर्मेशन और प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच कार्बन इज़ बीइंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने पर कितनी मद की ऐड होती है एटमॉस्फेयर पे कार्बन। तो राइट आंसर तो हमारा है 6 to 9 बिलियन टन। ये हमारे ऑप्शन थे 9 to 12 टन या 4 to 6 बिलियन टन या फिर 2 to 6 बिलियन टन। लेकिन जो राइट आंसर इसमें उस हमारा 2018 में था 6 to 9 बिलियन टन, लेकिन ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, आज के टाइम में से ज़्यादा है। देखते हैं हम, तो जो ओल्डर एस्टीमेट था वो तो यही था कि यूज इन मैनी एग्जाम, जो टेक्स्ट बुक में लिखा आता है 2018 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर यही था 6 to 9 मिलियन टन ऑफ कार्बन पर ईयर। लेकिन जो करंट आज का एस्टीमेट है वो है, रिसेंटली जो साइंटिफिक डाटा है वो है अबाउट 10 to 11 बिलियन टन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर। जो बर्निंग से मतलब जो फैलती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है 10 to 11 बिलियंस टन। तो अगर इस बार क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो आएगा 10 to 11। ठीक है, बिलियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पज़। किस पर्पज़ के लिए जो नेचुरल वेजिटेशन एरिया के जो क्या पर्पज़ है उनका। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स, प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन, या फिर प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीसीज या स्टडी ऑफ बाय साइंटिस्ट। राइट आंसर है हमारा प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीसीज। तो जो नेचुरल वेजिटेशन वुड बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट कंटेन्स वैल्यूएबल जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन है ये फ्यूचर के लिए प्रिजर्व की जा रही है क्योंकि इसमें वैल्यूएबल जो डाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है, वो जेनेटिक जैसे वाइल्ड प्लांट्स हो गए, प्रोवाइड जेनेटिक मटेरियल दैट साइंटिस्ट यूज़ इन ब्रीडिंग न्यू स्पीसीज के लिए और इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़ के लिए दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू डिसीज, पेस्ट्स, ड्राउट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए इनको क्या करा जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर DS कटोरी वो सेटअप, किस साल में मतलब कि जो डॉक्टर DS कटोरी के चेयरमैनशिप में हुई थी, कौन सी कमीशन? 1960 ऑप्शन है हमारे पास, 1955, 1952, 1964। राइट आंसर तो हमारा 1964। तो जो द एजुकेशन कमीशन थी वो एस्टेब्लिश तो हुई थी, चेयरमैन थे उसमें हमारे जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर इसका फुल नेम है डॉक्टर दौलत सिंह कौठौरी, पॉपुलरली नोन एज द कौठौरी कमीशन के नाम से ही हम इसको जानते हैं मेनली। वो सेटअप ऑन, और इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आ सकती है और कौठौरी कमीशन के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात सेटअप ऑन, ये सेटअप हुई थी 14 जुलाई 1964 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वर्क फ्रॉम द 1964 से लेकर 1966 तक काम किया, और फिर क्या हुआ था, सबमिट हो गई इसकी फाइल रिपोर्ट 1966 में, ठीक है। तो ये 14 जुलाई 1964 में सेटअप हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 2013 विद द पर्पज टू प्रोवाइड स्ट्रेटजी फंडिंग ऑफ एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो फंडिंग के लिए प्रोवाइड की गई थी वो कौन सी लॉन्च की गई थी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या सर्व शिक्षा अभियान? तो राइट आंसर है हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो देख लेते हैं इन चारों को किस समय, ये क्या कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारा पहला तो जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। ये लॉन्च हुई थी 2013 में। इसका मेनली पर्पज क्या था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी, गवर्नमेंट एंड फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग और इंस्टीट्यूशन के लिए, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम बोलते हैं RMS से शॉर्ट फॉर्म है इसकी, नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन मिशन भी बोल सकते हैं हम। ये लॉन्च हुई थी 2009 में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इम्प्रूव करना वही एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन में इन सेकेंडरी है, किस लिए? सेकेंडरी एजुकेशन, वो थी हमारी यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए, कॉलेजेस वगैरह के लिए। ये है हमारी जो कि एजुकेशन मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन क्लासेस के लिए, क्लासेस 9th 10th के लिए, ठीक है। फिर आती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में, एडवाइजरी बॉडी कम इनटू इफेक्ट में आई 28 मार्च 1988 में। और ये इसका पर्पस क्या था? टू प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना एंड मेंटेन करना द इक्वलिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये लॉन्च हुई थी 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स है कि टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से लेकर 8 बाय इंश्योरिंग एक्सेस, इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड इक्वलिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स की। ये इनमें ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों को कोई एजुकेशन फ्री भी हो और उनका इनरोलमेंट रहे, वो स्कूल में एडमिशन ले, तो ये सब था इसमें सर्व शिक्षा अभियान में, ठीक है। तो अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो।